नमस्कार दोस्तों। छठे चरण में पब्लिक लाइनों में लगी है। मुस्लिम इलाकों में धीमी वोटिंग की कई शिकायतें आ रही हैं। कई जगहों पर ऐसा लगा कि एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। तमाम बिजी स्केड्यूल में से वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी ने हमारे लिए कुछ समय निकाल लिया है और कुछ समय के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि ये चरण क्या कह रहा है। देखिए, पहले चरण से लेकर के अब तक प्रज्ञा जी, जो वोटिंग पैटर्न है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हाँ। हम उन चीजों को भी मान ले जो बाद में वोटर टर्नआउट में संशोधन होता है तो 2019 से थोड़ा कम रहता है या उसके आसपास रहता है, हम इसको मान लें तो एक सीधा सा पैटर्न है जो हम 2004 के बाद से देखते हैं। जब जब वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में घटता है तब तब कांग्रेस को फायदा होता है और जब बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है। तो इस हिसाब से बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। एक तो आधार परंपरागत है जो हम बोल रहे हैं, इसमें कोई विज्ञान नहीं है, कुछ बात नहीं। लेकिन दूसरी बात है कि जो जमीनी स्तर पर दिख रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, समझ में आ रहा है, वोटरों का रुझान है। अब जैसे देखिए, जिन इलाकों में सुस्त मतदान है हो रहा है तो सुस्त लाइनें लंबी लगी हैं लेकिन मतदान सुस्त है। तो ये जो विडंबना है इसके लिए वोटर तो जिम्मेदार नहीं है, वो तो लाइन में खड़ा है वोट देने के लिए। वोट की गति को तेज करना सिस्टम का काम है, चुनाव आयोग का काम है। क्यों वोट सुस्त है, क्यों लंबी लाइन लगी है, इस कारणों को तो दूर किया जाना चाहिए। हम 5वें चरण में आ गए हैं, अब तक हम उस कारण को दूर नहीं कर पा रहे हैं। लंबी लाइन लग रही, आखिर क्या ये आइडेंटिफिकेशन को लेके कहीं पर कहा जाता है कि आधार लेके आइए, कहीं पे कहा जाता है आधार नहीं चलेगा, वोटर आईडी चलेगा। ये जो भ्रम पैदा किया गया है, जबकि हालात ये कि कोई भी पहचान पत्र हो चलेगा। इसका 8-10 चिन्हित किए गए हैं, उनमें से इवन ड्राइविंग लाइसेंस भी चलता है। कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए। लेकिन इतना कंफ्यूजन है कि सरकारी पदाधिकारी ही मतदाताओं के उत्साह को ठंडा कर रहे हैं। मतदाताओं में उत्साह है, वो वोट देना चाहते हैं, लेकिन लंबी लाइन इस कड़ी धूप में 47 डिग्री टेम्परेचर में कितना लंबी लाइन लगेगा। कोई पानी लेकर के चलता है आदमी, कितना पानी लेके चले, धूप में थोड़ा लगा बीमार पड़ गए। ये कारण है कि जो पैटर्न दिख रहा है, लेकिन उत्साह ज्यादा, मैं मान रहा हूँ कि उत्साह बहुत है, इसके बावजूद की वोटिंग जो पैटर्न है एक जैसा है और लगभग 2019 के आसपास का है। हाँ। तो हम उत्साह में कमी नहीं देख रहे हैं जी। अच्छा, मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि हमारे साथ प्रेम कुमार जी है और प्रेम कुमार जी उन बहादुर पत्रकारों में से एक है जिन्होंने राज्यवार आकलन किया हुआ है कि कितने राज्यों में किस तरह से कितनी सीटें आ रही हैं, उन किन कारणों से आ रही हैं, भाजपा रहेगी नहीं रहेगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, बिल्कुल साफ कर दिया है प्रेम कुमार जी ने। तो मैं सीधे प्रेम कुमार सर आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि राज्यवार सीटों का जो आकलन आपने किया है वो आज दर्शकों को एक बार बताइए और समझाइए कि क्या होने क्या जा रहा है सर। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर ले। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं और 7 चरण में हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर चरणों में तो ये स्थिति कि बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं, चूंकि ओवरऑल भी उनके सांसद ज्यादा हैं। तो हर चरण में बीजेपी को अपनी संख्या को डिफेंड करना पड़ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि अधिकतम जैसे 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, पहले भी 14 सीटों पर हुए, उससे पहले और कम सीटों पर हुए। लगभग हर जगह हर चरण में मुझे ऐसा नजर आया, औसतन ये इत्तेफाक है कि क्या है कि औसतन 7 सीट्स हर चरण में उनकी घटती हुई दिखी है। 7 सीट्स, जैसे 5 चरण है हो गए, 5 फेजेज, हाँ 5 फेजेज, 5वें छठा का वोटिंग चल रहा है। तो हाँ, 5 में 7-5-35 सीट का सीधे नुकसान उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और आगे भी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमें अंदाजा है, उस हिसाब से 48 सीट्स का नुकसान एनडीए को हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और इंडिया के गठबंधन के पक्ष में 32 सीटें हम देख रहे हैं। तो ये इसका कारण, जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं बहुत अचंभित हूँ ये आपके आंकड़े सुन करके, मैं कारण जानूंगी इसका। जी, इसका अगर कारण हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के सेंट्रिक देखें तो कुछ कारण तो जो पूरे राष्ट्रव्यापी हैं और कुछ कारण उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं।
अब जैसे बीजेपी का संगठनात्मक कारण देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की सक्रियता में कमी है, सब लोग महसूस कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने खुल के कह दिया कि अगर मोदी सरकार आएगी तो योगी सरकार चली जाएगी। इस बात का खंडन करने के लिए कम से कम योगी आदित्यनाथ को इंतजार है कि कोई केंद्र का नेता आए और बोले कि ये बात गलत है। कोई नहीं कह रहा है, तो एक ये इससे उस बात को बल मिलता है जो बात कही जाती रही है। तीसरा, राजा भैया की मुलाकात अमित शाह से हुई थी, बिल्कुल, हाँ। और उसके बावजूद वो चले गए समाजवादी पार्टी के खेमे में। तो जबकि अगर अमित शाह जी ने योगी आदित्यनाथ जी को साथ में रख करके बात की होती राजा भैया से, तो निश्चित रूप से राजा भैया नहीं जाते। ये राजनीतिक भूल नहीं है, ये पार्टी के अंदर का घमासान है। और इसी कारण से राजपूतों का विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा। अब उसका मतदान पर इम्पैक्ट को लेकर के मतभेद हो सकते हैं। कोई कहता है कि ज्यादा आधे लोग बैठ भी गए तो भी बीजेपी बैठ भी गए तो नुकसान किसका हुआ? हाँ, इसको भी थोड़ा समझाइएगा सर। जो वोटर निकला ही नहीं वोट करने के लिए, हाँ, और अगेंस्ट में वोट किए तो डबल नुकसान हुआ। बैठ जाने से सिंगल वोट का नुकसान हुआ, वोट घट गए, और दूसरी तरफ वोट हुआ तो वो विपक्ष में जुड़ गया जो हराने में काम आया। तो सिंगल इम्पैक्ट और डबल इम्पैक्ट दोनों है। ये अंदरूनी संघर्ष के कारण बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा देखिए, जेपी नड्डा ने आरएसएस के बारे में बीच चलते चुनाव में इतना बड़ा बयान दिया, इसको हम बेवकूफी बोले या आत्मघाती कदम बोले या क्या बोले। आरएसएस हमेशा से बीजेपी के साथ रहा, उसका और कोई प्यारा संगठन है ही नहीं राजनीतिक। इसके बावजूद आरएसएस को बीजेपी ने दरकिनार किया। इसका भी इम्पैक्ट जो है बीजेपी के खेमे में उत्साह पर पड़ा। जो मतदाताओं को ले जाते वोटिंग के लिए वो नजर नहीं आया। ये यहाँ तक कि स्मृति ईरानी भी अपने लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि वो परेशान दिखी कि योगी आदित्यनाथ जी के लोगों ने हमारे लिए काम नहीं किया। अब इसके डिटेलिंग में हम नहीं जाते, लेकिन ये भावना आई है, उभर करके सामने आई है। तो एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है कि बहुजन समाज पार्टी इस पूरे चुनाव में अपना एक जो ओज है, एक वर्चस्व है, एक पकड़ है अपने वोटरों पर खोती दिखी। और खोती इसलिए भी इसका सिम्टम्स मायावती जी के बयान में आया, जिन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है दिल्ली में। तो परिवर्तन कौन ला रहा है? इंडिया गठबंधन ला रहा है। ये सीधा संकेत हुआ कि भाई हमारे जो समर्थक दलित वोटर हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल परिवर्तन लाने में कर सकते हैं। तो ये वोटर दरअसल परिवर्तन लाने में पहले से जुट गए, पहले चरण से जुट गए। कारण था राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने मिलकर के एक माहौल बनाया कि इस देश में हम जो मैनिफेस्टो लाने जा रहे हैं, उस मैनिफेस्टो में दलितों के लिए बहुत कुछ होगा, किसानों के लिए बहुत कुछ होगा, बेरोजगारों के लिए होगा, नौकरियां देंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी का है जो कि जिसके सांसद बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। आरक्षण के बारे में हम तो नहीं कहते, लेकिन एक दो सांसदों ने कहा था कि आरक्षण भी बदल देंगे। तो उससे उन्होंने समझाया कि कहीं आरक्षण तो बदल नहीं देंगे। तो इस वजह से दलितों का झुकाव लगा कि भाई बीएसपी को वोट देंगे तो क्या होगा, सरकार को, बीजेपी को सरकार में आने से रोकना है, तो इसके लिए कहाँ वोट करें, तो इंडिया गठबंधन को वोट करें। तो ये नया वोट बैंक जुड़ गया। यानी एसपी बीएसपी जिसने मिलकर पिछली बार चुनाव लड़ा था और 6.5% वोट बढ़ जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सीटों की संख्या बढ़ने नहीं दी थी, घटा दी थी, वो कॉम्बिनेशन बिना कंबाइंड हुए नजर आने लगा। सब साथ में कांग्रेस भी आ गई। तो ये बड़ा जो है, इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग और ट्राइबल का जो भी थोड़ा बहुत वोट उत्तर प्रदेश में है, ये इन सब के बीच भी संविधान और आरक्षण को लेकर के चिंता बढ़ी और इनका भी गोलबंदी इनकी इंडिया गठबंधन में दिख रही है। मुसलमान पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, उनको जितनी कोशिश की जा रही है कि वोट मत दीजिए, उसमें उनमें उतनी जिद आ रही है कि हमें वोट देना है। तो वोट किसको देना है? वो इंडिया गठबंधन को देना है। तो पूरे इंडिया गठबंधन का एक समर्पित वोट बैंक का दायरा बढ़ गया। उसने एक माहौल बदल दिया, उसने एक अंडर करंट पैदा कर दिया
जिसको कि हम तो कह रहे हैं कि 48 सीट बीजेपी को आएंगी, लेकिन ये अंडर करंट जितना गहरा होगा ये सीटें और भी कम हो सकती हैं, बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बातें साफ तौर पर दिख रही हैं। जी ठीक है सर, अब हम आगे राज्यवार चलते हैं। आप मुझे राज्यवार बताइएगा, जो आपने आंकड़ा पहले पेश किया था, राज्यवार आकलन जो आपका था, मैं वो आपसे समझना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश हो गया, हाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद सीटें हैं 48। हाँ, तो 48 में वहां हालात ऐसे हो गए, ये कॉमन फैक्टर संविधान और आरक्षण का जो फैक्टर है वो वहां भी मौजूद है। और ये बात कही भी जा रही है प्रेम कुमार सर की महाराष्ट्र बहुत कमाल करने वाला है इस बार। महाराष्ट्र निश्चित रूप से सबसे ज्यादा कमाल करने वाला है, और हमें लगता है कि ये वहां 38 सीटें इंडिया गठबंधन को और 10 सीटें बमुश्किल एनडीए को मिलने वाली है। और ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, ये और भी चौंका सकता है। कारण क्या है कि उद्धव ठाकरे के लिए जबरदस्त सहानुभूति है, शरद पवार के लिए जबरदस्त सहानुभूति है, और कांग्रेस के लिए तो एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन राहुल गांधी के कारण पूरे देश में बना है, वो महाराष्ट्र में भी है। तो कांग्रेस महाराष्ट्र में मतलब 12-13 सीट जीत सकती है, उद्धव ठाकरे 18 सीट जीत सकते हैं, मेरा जो आकलन है। तो इस तरीके से हम पूरा जोड़ते हैं उसको, 38 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलता दिख रहा है। और बीजेपी खेमे में हम देखें कि अजित पवार को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है, एकनाथ शिंदे 2 सीट जीत सकते हैं, और बाकी जो है वो सीटें मिलकर के बमुश्किल 10 का आंकड़ा ये पहुंच सकते हैं। ये कम भी हो, इसके पूरे आसार हैं। जी अच्छा। सर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहाँ 18 सीटें जीती थी, लेकिन पिछली बार जब बीजेपी ने जीती थी, अब पहले आंकड़ा बता दे, तो इस बार हमारा आकलन है कि बीजेपी 10 पर आ जाएगी, और पूरा जो सीपीआई सीपीएम लेफ्ट प्लस कांग्रेस प्लस टीएमसी जो है वो 32 होंगे, जिसमें लेफ्ट और कांग्रेस का कोई बड़ा स्टेक नहीं होगा, 2-3-4 इससे ज्यादा का स्टेक नहीं रहेगा। ये हमें दिख रहा है। मेन मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। अब बीजेपी क्यों घट रही है इसको समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमको बंगाल से उम्मीद है वहां सीट बढ़ेगी। बिल्कुल, यही मैं पूछने जा रही थी कि इस बार तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वहां से कुछ एज की संभावना है। तो ये जो कह रहे हैं इसको उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। कारण कई हैं। एक कारण जिस पर लोग गौर नहीं करते हैं वो है झारखंड से सटा हुआ आदिवासी इलाका, जहां ट्राइबल वोट्स डिसिसिव हैं। तो वो जैसे पुरुलिया हो गया और झाड़ग्राम के आसपास का इलाका हो गया, इन सब जगहों पर ट्राइबल्स वोट बहुत ज्यादा हैं, और इस बार ट्राइबल वोट्स का झुकाव इंडिया की ओर है हेमंत सोरेन के कारण। ये एकदम स्पष्ट रूप से है, झारखंड से सटा हुआ। तो ये इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। दूसरा है कि बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा 2019 से पहले नहीं होने या कमजोर होने के बावजूद पंचायत चुनाव में नजर आया था, जब बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, और उसी से उनको एनर्जी और टॉनिक मिली थी कि उन्होंने पाया कि हम बंगाल में सीट हासिल कर सकते हैं, और जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार जब पंचायत चुनाव हुए, शहरी निकाय के चुनाव हुए, तो उसमें बीजेपी धराशायी हो गई। अपोजिशन तो रही, लेकिन पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। इसका कारण था कि बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा बहुत कमजोर हो गया। उन्होंने टीएमसी से जितनों लोगों को जोड़ करके अपने पास लाया था, सब वापस चले गए या राजनीति ही छोड़ दी विधानसभा चुनाव में हार के कारण। तो अब बीजेपी को भरोसा सिर्फ अपने नैरेटिव्स पर हिंदू वोटों को जगाने तक आ गया। उन्होंने संदेश खाली को लेकर के ऐसा किया, और ऐसा लगा कि संदेश खाली की घटना चुनाव पलट देगी। लेकिन ऐन वक्त पर जब संदेश खाली के बारे में ये सच सामने आया कि ये पूरी तरह से प्लांटेड था और ममता बनर्जी को, सरकार को बदनाम करने के लिए था, तो इवन अब बीजेपी के नेता भी इसी नाम पर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। आप देखे होंगे पिछले हफ्ते भर में घटनाएं घटी हैं। तो इससे वो नैरेटिव भी धराशायी हो गया। तो जो
लोग बीजेपी को कुछ समझ रहे थे कि ये हिंदुओं का रक्षक है और उसके साथ अलाइन हो रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तो पूरे समाज का भक्षक है, हिंदू का क्या, ये तो गलत चीजों को लेके प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा राज्यपाल पर दो यौन शोषण के आरोप लगे, उस पर पूछ चुप्पी है। रेवंत रेवन्ना जैसे मामलों पर ये सब मुद्दा बंगाल के संभ्रांत वर्ग में बना कि हमारे यहाँ संदेश खाली पर इतना बवाल किया बीजेपी, और उधर रेवन्ना में चुप है, इधर राज्यपाल में चुप है। तो इन कारणों से वो गोलबंदी बीजेपी नहीं कर पाई जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। इसीलिए ये 10 सीटें मैक्सिमम है, 10 बस है। यानी कि हिंदुओं को नहीं डरा पाए मोदी जी। तो 40 सीटें बिहार की क्या कह रही हैं सर? बिहार की जो 40 सीटें हैं, यहाँ हमें लगता है 25 सीटें इंडिया गठबंधन ले रही है और 15 सीटें एनडीए। ये आंकड़े बढ़ सकते थे, लेकिन चुनावी रणनीति और कई तरह की चीजें होती हैं, उम्मीदवारों का चयन, इन सब कारणों से हमें लगता है उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, नहीं तो 30 भी पहुंच सकता था। ये 25 पर टिक रहा है। 4-5 सीटों का नुकसान कुछ गलत सिलेक्शन का के कारण ये सब हमें दिखता है। तो ये इसका कारण साफ तो है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करना बीजेपी को भारी पड़ा है, और नीतीश कुमार का फायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है। पार्टी के कैडर नीतीश कुमार के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो सिर्फ मोदी के नाम पर ही वोट मांगना था तो नीतीश कुमार की क्या जरूरत थी। और नीतीश कुमार को हराने में भी बीजेपी के लोग लगे हैं, जिसका कारण है कि उनको लगता है कि नीतीश कुमार खत्म होंगे तभी हमारा भविष्य है। स्थानीय स्तर पर नेताओं को लग रहा है, इवन लोजपा जेडीयू को हरा रही है, जेडीयू लोजपा को हरा रही है। इस तरह से इनका गठबंधन अंदर खाने कार्यकर्ता लेवल पर बिल्कुल टूटा हुआ है। ये सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ। दूसरा कारण, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो उम्मीद पैदा की रोजगार को लेकर के, उससे युवाओं का एक बड़ा वोट बैंक बना है जो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को के लिए ही बात कर रहा है। तो इसका फायदा कांग्रेस को भी हो रहा है और इंडिया गठबंधन को भी हो रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी का वहां दौरा नहीं के बराबर हुआ इस चुनाव के दौरान। पहले वो गए थे जरूर यात्रा के दौरान। तो हम दोनों तरफ से देखें तो बिहार में कम से कम हमें साफ तौर पे लग रहा है कि एनडीए को भारी नुकसान होता दिख रहा है। पिछले बार 40 में 39 सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार वो संख्या 15 पर आकर सिमट रही है। अच्छा, तमिलनाडु सर? तमिलनाडु में बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी कि उसका जनाधार बढ़े और एआईएडीएमके का जो अपोजिशन वाला प्लैंक है उसको वो भर सके। एआईएडीएमके ने बीजेपी से अलायंस करने से इनकार कर दिया। उसका कारण ये था कि स्थानीय राजनीति में बीजेपी ने जो नॉर्थ और साउथ किया वो एआईएडीएमके को सूट नहीं करता था, या जो वो सियासत करते हैं तो मोटे तौर पर दोनों ही पार्टियां द्रविड़ सियासत ही करती हैं, और बीजेपी ने गैर द्रविड़ सियासत वहां शुरू की। तो उनको लगा कि उनके साथ सटने से हमारा नुकसान है, तो बीजेपी को अकेले रहने का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब उसका प्रभाव जरूर बढ़ा, जो कि सनातनी है, जो द्रविड़ नहीं है, उनके बीच उनका असर बढ़ा और यही राजनीति उन्होंने आगे बढ़ाई है। आगे उनकी टैक्टिस जैसी होती है, क्योंकि बीजेपी हमेशा विभाजन की राजनीति करती है, वहां द्रविड़ और नॉन द्रविड़ की राजनीति करते हुए अपना एक प्लैंक बनाएगी, अपना एक स्थान बनाएगी, और उसके बाद में वो किसी एक द्रविड़ पार्टी को अपने साथ रणनीतिक तरीके से जोड़ करके सत्ता में आने की कोशिश करेगी। तो इस बार ये प्रयास सफल होता नहीं दिख रहा है। एक भी सीट, इवन अन्नामलाई भी अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। हालांकि कई लोग मानते हैं कि अन्नामलाई जीत सकती हैं, और एक और उम्मीदवार हैं जो कि राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ने आई थी, उनके भी बारे में कहा जा रहा है कि जीत सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों में कोई भी चुनाव नहीं जीत रहे हैं। तो बिल्कुल सुपड़ा साफ 39 की 39 आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश की 29 सीटें। मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहां बीजेपी सबसे स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि इस कारण भी स्ट्रांग है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने वहां कांग्रेस को जिला स्तर पर तोड़ दिया और बड़ी संख्या में कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ा। तो ये जो सेंधमारी रही तो संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कमजोर हुई और शायद
कोई कमी भी रही है कि कमलनाथ जी बुजुर्ग भी हो गए हैं और उनका वैकल्पिक नेतृत्व जो वहां खड़ा करने की कोशिश हुई है, जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, जीतू पटवारी, हाँ जीतू पटवारी, तो उनके बीच में एक सिंक बनने में टाइम लग रहा है। तो ये संगठनात्मक कमी कांग्रेस की तरफ से है। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन में बहुत मजबूत है। इसके बावजूद जो कांग्रेस को जो 4-5 सीटें जीतती दिख रही है मिलती, उसका कारण स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी को भुना लेना है। समीकरण कुछ ऐसा हो जाना है कि वो कांग्रेस को मिलेगा। तो मेरा अनुमान है कि 5 सीटें ऐसी कांग्रेस को मिल सकती है, बाकी 24 सीटें बीजेपी के खाते, भाजपा के खाते में। कर्नाटका सर, कर्नाटक 28 इसलिए महत्वपूर्ण है कि 28 में 25 सीटें पिछले बार बीजेपी के पास थी। और इस बार स्थिति उलट गई है, सरकार कांग्रेस की आई है। आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे, तब मैंने जब सबसे पहले कहा था कि कांग्रेस बीजेपी को 60 सीटें आएंगे, 60, तो पूरा लोगों ने कहा था मतलब कि ये माने कुछ भी बोल रहे हैं, कोई तुक ही नहीं है 60 बोलने का, तो कोई मानता ही नहीं था। लेकिन जब सीटें 70 के करीब आई, 70 के आसपास है, मैं फिगर बोल रहा हूँ, तो वो बातें एक तरह से सही हुई। 60 नहीं हुआ, 70 हुआ, लेकिन वो हमने पूरा बीजेपी का सुपड़ा साफ होते देखा था। इसका क्या बेसिक कारण था कि जेडीएस को हमने साफ होता उसी समय देख लिया था। लेकिन जितने पंडित थे वो मान रहे थे कि नहीं, जेडीएस वोट काटेगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन दरअसल वहां राहुल गांधी के कैंपेन ने और एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो सोच बनी, उसमें एक तो पूरे मुसलमानों को कांग्रेस के प्रति जोड़ दिया, और दूसरा जो और बाकी वोटर जेडीएस के थे, उन वोटरों को भी अपनी ओर, जब हारने लगता है कोई तो बहुत सारा फ्लोटिंग वोट उसको छोड़ देता है, तो वो सारे वोट कांग्रेस के साथ आज जुड़े, जो गैर बीजेपी वोट थे जेडीएस के साथ थे। यही चीज लोकसभा चुनाव में भी है। इसके बावजूद कि जेडीएस का बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन उसका कार्यकर्ता घुल मिल नहीं पा रहा है। और इसके अलावा ये रेवन्ना कांड ने तो सेकेंड फेज में लगभग साफ ही कर दिया है बीजेपी को। जो कांड आया रेवन्ना वाला, उसमें विदेश में उनकी फरारी हो गई, देश छोड़ के भाग गए, तो इसमें लोगों ने बीजेपी को ही गुनहगार माना, कि सब कुछ जानते हुए आप उसके लिए एक बलात्कारी के लिए वोट मांग रहे थे, प्रचार कर रहे हैं, ये सारे प्रचार कर रहे थे। तो ये सारी बातें हुई। तो हमें लगता है कर्नाटक जो कि बीजेपी का दुर्ग था, वो शहरी इलाके, इवन बेंगलुरु जैसे शहर में, मैं तो कह रहा हूँ तेजस्वी सूर्या जो उनका मुखौटा है, वो भी चुनाव हार रहे हैं इस चुनाव में, ये मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए बड़ा डेंट जो है बीजेपी को कर्नाटक में लग रहा है, और कर्नाटक में 22 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी ऐसा हमें लगता है, और एनडीए को 23 सीटें मिलेगी, क्षमा कीजिए 6 सीटें, 23 में 22 और 6 28 ना जी, ठीक, हाँ 28 सीटें। अच्छा, गढ़ पर चलते हैं, भाजपा का गढ़ गुजरात मॉडल। गुजरात भी मोटे तौर पर बीजेपी ने बचा रखा है। एक तो क्या है कि वहाँ अपोजिशन को यूनाइट होने और स्टैंड करने में सबसे बड़ी दिक्कत है जनता में ये विश्वास पैदा करना कि ये गठजोड़ परिणाम दे सकता है, क्योंकि जनता डरी हुई है, गुजरात की जनता डरी हुई होती है, वहाँ के मुसलमान भी डरे हुए होते हैं, और वो खुलकर अपनी बात भी इजहार नहीं करते। जब बहुत आपको विश्वास हो जाएगा कि ये इस आदमी से बात की जा सकती है, तभी वो कुछ बोल पाते हैं, नहीं तो वो सीधे बोलते हैं नहीं यहाँ ठीक चल रहा है सब कुछ। तो वहां पकड़ना बहुत मुश्किल। इसका कारण क्या, डर का वातावरण है। तो विपक्ष अभी उतना मजबूत नहीं हो पाया है कि डरे हुए लोग विपक्ष के साथ आकर के जुड़ जाएं। वो तब होगा जब विपक्ष थोड़ा मजबूत होगा, तब डर खत्म होगा, तभी वहां स्थिति बदलेगी। इसलिए मुझे लगता है गुजरात में जो 3 सीटें मैं इंडिया गठबंधन को दे रहा हूँ, वो बीजेपी के अंदरूनी कलह के कारण जो स्थितियां बनी हैं, उसकी वजह से है कि ये 3 सीटें बीजेपी इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। राजस्थान में 25 सीटें हैं, और राजस्थान एक पहला प्रदेश में मानता हूं देश का जहां से ये शुरुआत हुई कि बीजेपी हार सकती है, क्योंकि 400 पार और इस सब तरह के जो नारे दिए जा रहे थे,
उसमें राजस्थान को 25 में 25 सीट वाला स्टेट माना जाता था और ये माना जाता था कि इस बार भी रिपीट हो। लेकिन जी राजस्थान में सबसे पहले ये सिम्टम्स आया जब राहुल कस्बा सांसद बीजेपी के छोड़कर कांग्रेस में चले आए। उसके बाद हनुमान बेनीवाल से समझौता हो गया और फिर आदिवासियों के संगठन से समझौता हो गया, लेफ्ट से समझौता हो गया। तो 3-4 सीटें सीधे लगा कि बेनीवाल जीत जाएंगे, लेफ्ट क्या शायद आत्माराम जी हैं वो जीत जाएंगे, कॉमरेड आत्माराम। इसके बाद राहुल कस्बा जीत जाएंगे। ये 2-3-4 सीटें जब जीतती हुई लगी तो लगा कि यहाँ तो उलट हो सकता है। और फिर धीरे धीरे वातावरण ऐसा बना कि वसुंधरा राजे जी का इस्तेमाल नहीं हुआ और जो भजन लाल शर्मा जी आए वो इम्पैक्ट पैदा नहीं कर सके, वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री रहे। तो जनता में एक तरह से बीजेपी के प्रति वो भाव नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से राजस्थान को चलाएंगे ऐसी भावनाएं रही और इस सर, कई कारण लोग तो कहते हैं राजस्थान के लोग अपने मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं जानते। बिल्कुल सही कहते हैं। वो उन्होंने तो ऐसे भी किसी को बना दिया, इस टाइप से मुख्यमंत्री बना दिया, मेरी मर्जी कि मैं किसी को भी बना दूं। तो ऐसे में जनता को ये अच्छा नहीं लगा। आप देखेंगे राजपूतों का वोट बीजेपी से छिटका हाँ, है, जाट का वोट एकजुट हुआ है, पहले भी कांग्रेस के साथ था, इस बार हनुमान बेनीवाल के कारण और भी आकर के एकजुट हो गया। कई सीटों पर मीना और गुर्जर मिल करके वोट कर रहे हैं, ये भी देखा। इसके अलावा गुर्जर सचिन पायलट के कारण इस बार आए जबकि विधानसभा चुनाव में छिटक गए थे। तो एक पूरा सिंक बना जाति समीकरण का और उससे लगता है जो हमने आंकड़ा गुजरात राजस्थान का रखा है 25 में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन को और 13 सीटें एनडीए को, ये अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो इंडिया के फेवर में होगा, एनडीए अच्छा, के फेवर में नहीं होगा। जी ओके। आंध्र प्रदेश में भी 25 सीटें हैं सर। आंध्र प्रदेश ऐसी सीट है जहां जगन मोहन रेड्डी का अच्छा खासा प्रभाव है और इसके खिलाफ जो गठबंधन बना तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की पार्टी और बीजेपी की, तो ये गठबंधन ने अच्छा चुनाव लड़ा है और यही कारण है कि आंध्र प्रदेश में इस बार कम से कम 7 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही हैं। बीजेपी को भी 1-2 सीटें मिल सकती हैं इसी 7 में फिगर में, लेकिन मोटे तौर पर जगन मोहन रेड्डी को हिला पाना इस बार भी मुश्किल है। कांग्रेस के लिए 2 सीटों की संभावना बन रही है, एक तो शर्मिला रेड्डी जीत सकती हैं, एक और सीट कांग्रेस को मिल सकता है। जी ओडिशा 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 21 में सीटें। बीजेडी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। अच्छा। बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि इस बार हम वहां अच्छा कर लेंगे, लेकिन बीच में जो बीजेडी और बीजेपी के मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा चली, इसके अलावा जो बाद में फिर तीखे संबंध बन गए नवीन पटनायक के जो एकदम नजदीकी मित्र हैं और नंबर 2 वाले जगह पे हैं और पहले इसमें नौकरशाह रहे थे, उनको टारगेट किया, छापेमारी की गई। तो इसकी वजह से बीजेडी सामान्य नहीं रहा, लेकिन बीजेपी का प्रभाव वहां उड़ीसा में बढ़ा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो इस वजह से बीजेपी को, लेकिन फिर भी 10-12 पहले जो सोचा जा रहा था वो स्थिति नहीं रही, क्योंकि अच्छा, कांग्रेस ने भी वहां पर अपनी पोजीशन मजबूत की है। तो कई कई सीटों पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो जा रहा है, तो इस लेकिन कारण ओडिशा से के लिए तो बीजेपी, आपकी एज दिया जा रहा है बीजेपी को। हाँ, एज देने का कारण यही था कि लोगों ने ये माना कि स्टेट में इलेक्शन में बीजू जनता दल को लोग वोट देंगे और सेंटर में बीजेपी को बीजेपी देंगे, को। ऐसा मान लिया था, एज्यूम कर लिया था और लोग हल्ला मचा रहे थे कि ऐसा होगा। तो ऐसा होता तब तो पूरे उड़ीसा में 21 में 21 सीटें ले जाते एनडीए, बीजेपी जीत ले जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजू जनता दल और मजबूती से इस बार सामने आ रही है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को 7 सीटें मिल सकती हैं, 7-2-9 छोड़ के जो 12 सीटें हैं वो बीजू जनता दल को मिलेगी। अच्छा, तेलंगाना। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है और तेलंगाना वो प्रदेश है जिसके बारे में आप जानते हैं, मैंने तो वहां भी पहले से ही देख लिया था। कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद जब वहां रैलियां शुरू हुई सोनिया गांधी के लिए, जब अम्मा अम्मा कह के लोग जमीन पर लेट रहे थे, तो उसके बाद अपार भीड़ जब जुट रही थी तो हमें लगा ये क्या परिवर्तन है। लेकिन वहां की राजनीति को जब हमने करीब से समझा
तो हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि तेलंगाना में आंधी आ रही है कांग्रेस की, पर कोई बिलीव नहीं करता था क्योंकि वहां दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी थी। तो कांग्रेस ने वो कर दिखाया, वहां कांग्रेस सत्ता में आई, बीआरएस साफ हुई और इसका असर लोकसभा तक ऐसा है कि बीआरएस को एक भी लोकसभा सीट मिल जाए तो ये उपलब्धि होगी, ये स्थिति है तेलंगाना में। तो उसकी जगह बल्कि बीजेपी के पास 4 सीटें पिछले बार थी और इस बार भी वो 4 सीटें, सेम सीट में नहीं कहता कि वो रिपीट होंगी, लेकिन कुल मिला के संख्या 4 ही रहने वाली है। और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कम से कम 12 सीटें जीत रही है, एक सीट किसी और को जा सकती है। जी। केरल की 20 सीटें किसकी जीत का इशारा कर रही हैं सर? केरल में बहुत ज्यादा हमने विश्लेषण करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वहां पहला और दूसरा दोनों ही इंडिया गठबंधन का पार्ट है। तो उसमें कांग्रेस का दावा 16 सीटों जीतने का है, वामपंथियों का दावा 8-10 सीट जीतने का है। हम उन दावों में नहीं पड़ते, कोई भी जीते, लेकिन ये 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन में रहने वाली है। भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। हाँ, उसका खाता नहीं खुलेगा। झारखंड सर, हेमंत सोरेन का कितना इम्पैक्ट होगा, ये भी बताइएगा। झारखंड में देखिए 14 सीटें हैं और इसमें से मुझे ध्यान है कि 11 सीटें बीजेपी के पास थी 2019 में, लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है, एकदम कांटे का मुकाबला है। खास करके देखिए बीजेपी की मौजूदगी इसलिए भी है कि शहरी इलाकों में जैसे रांची है, धनबाद है, इन सब जगहों पर बीजेपी थोड़ी स्ट्रांग है, तो हमें लगता है वो बीजेपी जीत जाए। और इस तरह से, लेकिन कई सीटें जहाँ पर जो ट्राइबल हैं, जहाँ क्रिश्चियन हैं, जहाँ मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर ये कंपोजिशन जहाँ है और ज़्यादातर जगहों पे है झारखंड में ये कंपोजिशन, तो वहाँ पर इस बार जेएमएम को सफलता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जेएमएम को ज़्यादा सफलता मिलेगी कांग्रेस के मुकाबले, ऐसा मुझे लगता है। और जो बीजेपी गेन करेगी वो वहां गेन करेगी जहां कांग्रेस है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी को कांग्रेस पर बढ़त दिखती है, लेकिन जेएमएम से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ पा रही है, नहीं जीत पा रही, यानी कि इस इम्पैक्ट के हेमंत सोरेन इम्पैक्ट सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, तो बिल्कुल जो 7, फिर भी हम 7 की बराबरी मान रहे हैं। बीजेपी के एक तरह से गढ़ है वहां, सत्ता से जरूर बाहर है, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत है झारखंड में, तो वहां पर बराबरी का मुकाबला है। और उसमें हेमंत सोरेन को जो जेल में भेजा गया है, तो आदिवासी वोटर्स बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई फर्क, मतलब जो बीजेपी के भी प्रभाव वाले इलाके हैं वहां भी आदिवासी वोटर्स हेमंत सोरेन को जेल भेजने से नाराज हैं, और उनमें एक फूट पड़ी है कि वो बीजेपी के थे पहले लेकिन अब नहीं है। तो ये फैक्टर जो है वहां बराबरी का इम्पैक्ट ला रहा है। इसके बावजूद बराबरी है तो ये अपने आप में समझिए कि बीजेपी कितनी स्ट्रांग है। पंजाब सर, मोदी जी थे पंजाब में, अभी पंजाब में तो बीजेपी किसानों को पहुंचने नहीं दिया। हाँ, और किसानों ने भी पटियाला में बाहर से किसी को घुसने नहीं दिया। ये दोनों ही बातें हैं। तो ये पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पर बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है। पंजाब में तो बीजेपी के साथ में कोई अलायंस करना नहीं चाहता। शिरोमणि अकाली दल पछता रहा है कि हम कभी उनके साथ सरकार में थे। इसी कारण से शिरोमणि अकाली दल की राजनीति खत्म हो गई और हालत यह है कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यही 2 पार्टियां पंजाब में दिख रही हैं। बाकी जो मौजूदगी हमें नजर आती है वो हमने जो 2 सीटें, जैसे 13 सीटें पंजाब में है, इंडिया गठबंधन के लिए रखी है, और 2 सीटें जो हमने छोड़ी हैं वो गैर बीजेपी के लिए छोड़ी है, शिरोमणि अकाली दल। जी अच्छा सर, जल्दी आप ले लेते हैं छत्तीसगढ़ जल्दी से सर, 11 सीटों में कितनी सीटें? हाँ, जल्दी से 3-4 स्टेट्स लेके और बाकी काम समाप्त करेंगे छोटे स्टेट्स का। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, वहां भी झारखंड जैसी स्थिति है। मुझे लगता है कि यहाँ 5 और 6 का मुकाबला होगा। बीजेपी को थोड़ा सा एज है, बीजेपी 6 सीटें जीतती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, और लगभग समीकरण वैसे ही जैसे झारखंड में है वैसे यहाँ भी है। हरियाणा में देखें 10 सीटें सुपड़ा साफ, बिल्कुल हमने तो 9 और 1 रखा है एनडीए के लिए। 1 रखने की का कारण है थोड़ा सा अपने में कॉन्फिडेंस की कमी। आप समझ लीजिए कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, ये 3 सीटें हैं जहां बीजेपी
बहुत कड़ी टक्कर में है इंडिया गठबंधन के साथ। इसमें 3 में कोई एक सीट बीजेपी जीत सकती है, ऐसा हमें लगता है। बाकी सारी सीटें ये इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं। उत्तराखंड में 2 सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन और बीजेपी के खाते में 3 सीटें आती दिख रही हैं। और हिमाचल प्रदेश में 2-2 का आंकड़ा हम देख पा रहे हैं। ये 3-1 हो सकता है इंडिया गठबंधन के फेवर में, लेकिन 3-1 बीजेपी के फेवर में नहीं हो सकता। बहुत ये जो इसलिए बैलेंस है 2-2, मैंने थोड़ा सा कम जोखिम लिया है, मैंने 2-2 दोनों को देखा है। तो कुल मिलाकर सर आपने इंडिया गठबंधन को 307 सीटें दी हैं और एनडीए को 204 दी हैं, यानी पूरा एनडीए भी बहुमत नहीं छू पा रहा है। आपको क्या लगता है प्रेम कुमार सर की ये जो छठा चरण चल रहा है, ये छठे चरण के लिए कहा जा रहा था कि यहां से कुछ एज मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्या आपको लगता है कि इस छठे चरण के बाद भी आपने ये जो इंडिया गठबंधन को 307 सीटें और एनडीए 204 सीटें रखी हैं, ये बिल्कुल आप काबिज हैं इस बात पर? देखिए कोई नई बात होगी नहीं, चूंकि छठे चरण में बीजेपी को एज मिलेगा इसके कोई चांस नहीं है। हरियाणा में सुपड़ा साफ हो रहा है, तो कोई एज मिलने का सवाल नहीं। उत्तर प्रदेश में हम लगभग बराबरी का मुकाबला देख रहे हैं, 14 सीटों में 7-7 का अभी भी नजर आ रहा है। और हमने जो पहले कहा कि हर चरण में बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान होता दिखा है, वो ट्रेंड इस चरण में भी नजर आता है। सीट वाइज हम जाएंगे तो दिखेगा। और इसी तरीके से ओवरऑल फिगर नहीं नजर आता। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है उसमें नजर आता है हमारा इलेक्शन का जो चुनाव नतीजा है वो पुष्टि कर। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने तो 400 कह दिया था, 3 चरण के बाद लोग कहने लगे कि विपक्ष बात कर रहा है कि बीजेपी को 400 आएगा कि नहीं आएगा। मेरे झांसे में वो आ गए, ऐसा कह रहे हैं। 400 पार का नारा झांसा था, कि अपने लोगों को था, जो लोग 400 का गान गा रहे थे उनको झांसा दे रहे थे, उस मीडिया को झांसा दे रहे थे जो उनके कहने पर 400 पार करा रहा था। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये मान लिया है कि ये चुनाव तो सीधी बात है सर, हार रही है बीजेपी। छठा चरण ओवरऑल जल्दी से सर जी। तो ओवरऑल हम ये देखें, जैसे हमने आंकड़ा जो रखा उसमें छोटे छोटे जो प्रदेश हैं जहां 1 सीट और 2 सीटें हैं, उन सबको जोड़ के देखते हैं तो 13 सीटें इंडिया गठबंधन के हक में और 9 सीटें बीजेपी के हक में जाती हैं। इसके अलावा कुछ बड़े राज्य रह जाते हैं, जैसे असम था, असम में 14 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें इंडिया गठबंधन को और 7 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें इंडिया गठबंधन के पास आएंगी, एक भी बीजेपी को नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से हम ये सारा समाप्त करते हैं। अगर छठे चरण को देखा जाए तो छठे चरण में इस बार जो कितनी सीटें हैं, मैं बोल रहा हूँ संख्या 54 है ना, 58 सर, 8 राज्य की 58 सीटें जी 58 है। 58 में 14 उत्तर प्रदेश में, आपको 10 हरियाणा में, 24 तो यहीं पर है, और बिहार में कितने 7 सीटों में भी 7। इन सबको देखे तो इस बड़े चंक में बीजेपी को भारी नुकसान होता दिख रहा है। झारखंड में भी 3 सीटें हैं, वहां 3 में शायद एक सीट, बंगाल की 8 जी बिहार बंगाल में 8 सीटें हैं। तो ये 8, 16, 10, 26 और 14, 40 सीटें तो यहीं पर हैं। इन 40 सीटों में हमें साफ दिख रहा है न बंगाल में बीजेपी बढ़ रही है, न हरियाणा में बढ़ रही है, न उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, न बिहार में बढ़ रही है। सब जगह नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। और न झारखंड में बढ़ रही है, वहां 3 में 1 सीट शायद बीजेपी जीत जाए, जहां कंटेस्ट में दिख रही है वो हजारीबाग, उसके भी बारे में हम कहते हैं कि हजारीबाग भी वो हारी जाएगी। वो तीनों सीट वो हार सकती है, लेकिन कंटेस्ट में है हजारीबाग में, बाकी जगह तो बहुत पिछड़े हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई बम्पर धूप में भी जनता वोट करने के लिए निकल रही है, बड़ी उत्साहित दिखाई दे रही है। तो क्या कह रही है ये बम्पर वोटिंग, और इस छठे चरण के बाद क्या था पत्रकार प्रेम कुमार जी का आकलन, राज्य भर समझा है। फिर मिलेंगे नई चर्चा में, अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।